Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, well, sorry for being late today. Good morning, good morning. So we were discussing something. We were discussing about the Earth planet के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, and हमने ये डिफाइन करने की कोशिश की कि एटमॉस्फेयर को हमने डिफाइन करने की कोशिश की, and we could come to a statement, we could conclude that it's nothing but a fluidy envelope of mixture of gases around the planet, right? Under the influence of gravitational force, right? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक, है ना? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके. तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, हमने एटमॉस्फेयर को कैसे डिफाइन किया, है ना? और बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो गैसेस जो एस्केप होती थी अर्थ से, वो अर्थ के चारों तरफ ही सेटल हो गई. बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो अर्थ के चारों तरफ रह गए. जो भारी मॉलिक्यूल्स थे दे वर नियर टू द सरफेस, एंड जो लाइटर मॉलिक्यूल्स थे, लाइटर एलिमेंट्स थे या गैसेस थे, वो अर्थ से थोड़े दूर होते चले गए. और इस प्रकार देखा गया है कि सबसे पहले नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रही, और जिससे मैंने कहा हाइड्रोजन भी रहा. बिकॉज जब ये हॉट बॉल था अर्थ, एंड इट वाज इन द कूलिंग प्रोसेस, उस प्रोसेस में काफ़ी इरप्शंस हुआ करते थे अर्थ के सरफेस पे, ढेर सारी गैसेस एस्केप हुआ करती थी. बट ऑल दोज गैसेस व्हिच वर एस्केपिंग द eruptions and all of the hot ball of earth, वो सब सेटल होने लगे around the planet, and then they have formed a area, a volume around the earth, a volume around the earth, a sphere around the earth, which is called atmosphere. अच्छा, do you have any idea कि ये जो गैसेस है कितनी दूर तक हैं हमारे सरफेस से? Anybody? ये गैसेस सेटल होते चले गए, और जो लाइटर थे वो दूर होते चले गए अर्थ से, जो हेवी मॉलिक्यूल्स से वो अर्थ के नजदीक रह गए. दैट वे a new sphere was formed surrounding the earth. ये जो स्फीयर है, ये जो एरिया है, वो हमारे सरफेस से कितनी ऊंचाई तक है? डू यू हैव एनी आइडिया? यानी कि एटमॉस्फेयर कितनी ऊंचाई तक है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए. Around 16 kilometers. 60? No, 16. 16, okay. Anybody 16. with different? Okay, 16. Any different opinion? कोई और कहना चाहेगा? कितनी दूर तक ये जो फ्लूइडी एनवेलप है अर्थ के चारों तरफ, वो कितनी दूर तक है? यानी आफ्टर दैट, एक डिस्टेंस के बाद, यू वोंट फाइंड एनी गैसेस. इट विल बी वैक्यूम जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं. वैसे भी हम स्पेस में कहते हैं कि इट्स ऑल वैक्यूम ओवर देयर, only because of gravitational forces, because of attraction between the celestial bodies, they all stay together. They are, held up together. But the gases which escape from the earth, they all settle around the earth. To which height, to what altitude? Usually we call it altitude. To which altitude we find these gases? One answer I have received 16 kilometers. किसी और को कुछ और मालूम है? कोई और डिफरेंट ओपिनियन के साथ में आंसर करेगा? So 10,000 kilometers. Okay, 10,000 kilometers. 10,000 kilometers is a big distance. Anyways, 80 kilometers. 480 kilometers. Okay. Anybody else? नहीं. अच्छा, जिन्होंने 10,000 कहा है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है 10,000. शायद आपको फिट में बताना होगा
आपने उसको किलोमीटर बताया है। एक मीटर में कितने फीट होते हैं मालूम है आपको? किसी को मालूम है हाउ मेनी फीट इक्वल्स टू 1 मीटर? एक मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.33 फीट इक्वल्स टू 1 मीटर। और आपको मालूम है 1000 meters is equal to 1 kilometer. That means 3.33 into 1000. That is around 3333 feet will be equal to 1 kilometer. Okay, यदि आप 10,000 को 3300 समथिंग से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब कितना आएगा? 3 आएगा। सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस आया, तो वो भी नहीं है। और 10,000 किलोमीटर्स तो है नहीं। 10,000 किलोमीटर्स तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया। और एक किसी ने कहा था 480 किलोमीटर। अब ये बहुत कुछ सही है 400। वैसे हम कहते हैं 360 किलोमीटर्स का डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की। उसके बाद वो रेरिफाई मतलब हल्का होने लगता है, और करीब करीब 500 550 किलोमीटर तक, या 480 किलोमीटर जो आपने बताया था, दैट इज द वेरी नियर बाय आंसर, वेरी नियर टू द राइट आंसर। 480 500 550 किलोमीटर तक गैसेस पूरी तरह रेरिफाई मतलब समझते हैं? एक होता है कंप्रेस्ड और एक होता है रेरिफाइड, खुले हुए। और कंप्रेस्ड मतलब दबे हुए, राइट? तो 320 350 के बाद से गैसेस बहुत दूर दूर हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने दूर दूर हो रहे हैं उतने हल्के मॉलिक्यूल्स हैं, और वो सब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत कम इफेक्टेड है, इसलिए काफी दूर है। तो करीब करीब 500 किलोमीटर तक ये कितने होते हैं? बहुत हल्का हो जाता है एटमॉस्फेयर, जहाँ पे गैसेस बहुत कम हो जाते हैं। हो सकता है वो होता ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन भी मिलना कम हो जाता है, लाइकवाइज। और 500 किलोमीटर के बाद या 540 किलोमीटर के बाद ये जो है गैसेस बिल्कुल भी खत्म हो जाती हैं। There won't be any gases, there won't be any elements, there won't be any mixture of gases as a part of atmosphere. तो आप कह सकते हो 350 से लेकर 500 किलोमीटर के रेंज तक हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर उतने अल्टीट्यूड तक वी हैव एटमॉस्फेयर, राइट? अब जैसे हमने पहले ही कहा था कि ये शायद जब, यदि आप इसको इमेजिन करिए कि जब बॉल ऑफ फायर था अर्थ, जब वो धीरे धीरे कूल हो रहा था, इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग जो गैसेस जो जमा हो रही थी सरफेस के ऊपर अराउंड द अर्थ, ये क्या हो रहे थे? धीरे धीरे इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। द अमाउंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इंक्रीज्ड, द डिस्टेंस आल्सो इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। उनके अपने वेट के हिसाब से वो डिस्टेंस बढ़ता चला। यानी कि जब एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ होगा तब सिर्फ अर्थ के सरफेस के पास ही गैसेस एस्केप होकर रुक जाती होंगी, फिर धीरे धीरे वो सेटल होने लगी, और वो 320 किलोमीटर तक पहले सेटल हो चुकी। उसके बाद कुछ कुछ गैसेस और हल्के वाली गैसेस सही है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब बाहर के सरकमफ्रेंस में, या फिर कह बाहरी आउटर लेयर पे, या फिर आउटर प्रॉक्सिमिटी में ये वेरीफाई होते चले गए। और करीब करीब आज की तारीख में बोलते हैं 480 टू 540 किलोमीटर के बीच में ये वैरी करता है द अल्टीट्यूड, द एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस। हम उस दिन एक और बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं सेटल हुआ होगा, और मैंने कहा था बिकॉज ऑफ दोज एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, या फिर बोलना चाहिए इलेक्ट्रिकल आर्क जो क्रिएट होता था बिकॉज ऑफ चार्जेस, वो आर्क के कारण कई बार ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन स्प्लिट होता था नेसेंट ऑक्सीजन में, एंड नेसेंट ऑक्सीजन जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को मिलके ओजोन नाम का O3 कंपाउंड बनाया करता था। एंड दिस O3 कंपाउंड वाज synthesized over there in that particular zone. एक जोन है, एक एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन सेटल हुआ होगा। वहाँ पे जब आर्क होता था या फिर लाइटनिंग होती थी तो वो वहाँ पे ओजोन फॉर्म करने लगे। अब ओजोन जो है वो हमारे अर्थ के कुछ डिस्टेंस पे, कुछ अल्टीट्यूड पे कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का लेयर जो है ओजोन में कन्वर्ट होके, ओजोन क्योंकि थोड़ा सा स्टेबल कंपाउंड है तो एज कम्पेयर टू नेसेंट ऑक्सीजन,
तो वो एक लेयर फॉर्म करना शुरू कर दिया और ये करीब करीब 5 से लेकर 25 किलोमीटर तक का डिस्टेंस पे जो है वो ओजोन के आपको गैसेस मिले, ओजोन गैस मिलेगा। एंड जैसे मैंने उस दिन कहा था आप लोगों को कि एक बात से हमें डराया भी जाता है कि बिकॉज ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन वी यूजुअली हम उसमें होल क्रिएट कर रहे हैं। एंड हमने उस दिन एक और बात डिस्कस की थी, बिकॉज अर्थ रोटेट होता है और रिवॉल्व भी करता है, तो ये दोनों मूवमेंट्स के कारण इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, जो कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जो कि फ्लूइडिक इन नेचर है, वो मूव करता है, जिसके कारण हमारी एयर में फ्लो बना नजर आता है या फ्लो नजर आता है हमें, जिसको हम विंड कहते हैं। फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, राइट? एयर इज नथिंग बट द एटमॉस्फेयर, द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट्स एयर में फ्लो आता है। एंड दूसरी बात, अब सपोज करिए जैसे मैंने उस दिन डिस्कस किए थे हमने कि हम मेरे ऊपर जो कॉलम है, जो एरिया है जिसके ऊपर गैसेस हैं, वो गैसेस स्टेबल मेरे ऊपर हमेशा नहीं रहे। वो मॉलिक्यूल्स मेरे ऊपर जो है वो मॉलिक्यूल्स मेरे ऊपर ही रहेंगे हमेशा, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ मोमेंट्स वो कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, बट नो पोजीशन इज बीन केप्ट वेकेंट या फिर वैक्यूम क्रिएट नहीं होता, क्योंकि गैसेस फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी है कि जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आगे चला गया तो दूसरा मॉलिक्यूल इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, राइट? अनलेस एंड अनटिल वो मिक्स क्वांटिटी में अवेलेबल ना, यदि नहीं होगा तो देयर आर चांसेस कि वो बहुत रेरिफाई हो जाएगा एंड देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर द वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड। बट बिकॉज ऑफ दीज मोमेंट्स, और ये इसके कारण हमारा जो ओजोन लेयर जो है, जहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं, ओजोन गैस जहाँ पे, वो भी कंटिन्यूसली स्पिन करता रहा होगा या स्पिन करता रहता है। अब यदि आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिजिक्स है इसमें। जब वो स्पिन कर रहा होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, उसके कारण जब वो स्पिन कर रहा है द होल वॉल्यूम इज स्पिनिंग, बट हमारा नॉर्थ एंड साउथ का एक्सिस में हमारा अर्थ रोटेट करता है, इसीलिए वी वुड फाइंड गैप्स इन दोज गैसेस। वो गैसेस में गैप नजर आता है एट पोल्स, क्योंकि पूरा वॉल्यूम जब गोल गोल घूम रहा है तो जो पॉइंट्स, जिस पिवटल पॉइंट्स जो है, नॉर्थ एंड साउथ जो पॉइंट है, वहां पे गैस कंटिन्यूसली घूमती है और स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो ओजोन का जो लेयर है अर्थ के चारों तरफ, उसमें ऑलरेडी दो गड्ढे हैं, दो छेद हैं, एक नॉर्थ पोल पे और एक साउथ पोल पे। हम क्या करते हैं, हम पोल्यूशंस के कारण, हम पोल्यूटेंट्स के कारण, हम जो हमारे ऊपर का जो ओजोन लेयर उसको भी हम हार्म पहुंचा रहे हैं। But to make a hole in the ozone layer above us is very difficult to create. But लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो पोल्यूटेंट्स है उसका इफेक्ट जो है, क्योंकि रेरिफाई हो जा रहा है। सपोज पहले 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ओजोन का गैस था, वो हमारे पोल्यूटेंट्स का नीचे से कम होता जा रहा था, अभी शायद हो सकता है कि 6 किलोमीटर तक का डिस्टेंस विड्थ पे आ गया। तो गैसेस, वहां अमाउंट ऑफ गैस जो कम हो गई, तो जब वो घूमता है, जब स्पिनिंग के कारण जो इफेक्ट हो रहा है उसमें, वो जो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये जो पोल्स पे जो होल्स है वो बड़े होने लगते हैं। तो वी यूजुअली फाइंड ये होल का बड़ा होना, छोटा होना, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। पोल्स के ऊपर हमेशा ओजोन लेयर पे छेद जो है बड़े छोटे होते रहते हैं, बट इफ इट्स हेल्दी, इट्स नॉट पोल्यूटेड, it's not contaminated atmosphere, then these holes would be smaller because of the volume of the gas which is present over it, right? तो ये भी एक है। और जहाँ पे इसलिए हम कहते हैं कि पोल्स पे जब हम जाते हैं तो हम वी गेट इफेक्टेड विद यूवी रेज। यूवी रेज से हम इफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे ओजोन का एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, यानी कि गैप होती है। उस गैप के थ्रू हमारी जो सन रेज, कॉस्मिक रेज, यूवी रेज सब साथ में अंदर आ जाती है। इसलिए यदि आपने कभी सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, हमारे इंडिया का भी एक स्टेशन है अंटार्कटिका में, मालूम है आप लोगों को? स्टेशन मतलब एक बेस है। डू यू ऑल नो दिस? अंटार्कटिका, द साउथ पोल, साउथ पोल की तरफ
अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट पे हमारा इंडियन बेस भी है, एक स्टेशन हमारा भी है। चलिए पता लगाइएगा कि हमारा कौन सा स्टेशन और क्या नाम से जाना जाता है और कहाँ है, कितने लोगों का क्रू है और एक इंसान वहां गया तो कितने दिनों तक रहता है। जानकारी हासिल रखिए, जानकारी रखिए अपने पास। दिस ऑल यू नो, ये सब चीजें आपको क्या होता है, आप खुद से संतुष्ट होते हैं, यू बिकम सेटिस्फाइड, यू बिकम कंटेंटेड कि हाँ मुझे जानकारी है। एंड एटलीस्ट हम जहाँ रहते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी भी चाहिए। वी शुड कीप अ ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन, वेयर वी आर लिविंग, what we are eating, with whom we are staying, ये सब चीजों के बारे में, with whom we are studying in the college, ये सब के बारे में जानकारियां होनी चाहिए और रखनी चाहिए। एंड यू कम अप विद क्वेरीज, आप लोगों ने क्वेरीज के साथ में आना चाहिए। आई ऑलवेज वांटेड कि स्टूडेंट्स क्वेरीज ऐसे लेके आए कि वो मुझे अटका दें, ऐसा कुछ पूछें जो मुझे नहीं मालूम है। आई वुड बी हैप्पी कि मैं जाके पढ़ूं, उसके बारे में फिर आपको जानकारी दूं। एंड वन मोर थिंग, आप लोग ये सोचते होंगे कि हम इतना सारा याद कैसे रहता है, टीचर बड़े ग्रेट होते हैं। टीचर ग्रेट नहीं होते, टीचर भी इंसान ही होते हैं। हाँ, बात सिर्फ इतनी है कि हम हर साल बच्चों को सेम चीजें या फिर उससे रिलेटेड चीजें पढ़ाते रहते हैं, यानी कि हम हमारी इंफॉर्मेशन को बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। शेयर करना सबसे अच्छी बात है, शेयर करना, शेयर इज टू केयर। तो शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है और हम में से बहुत लोगों को ये आदत है कि हम शेयर नहीं करते। हम शेयर नहीं करते अपने कपड़ों को, हम शेयर नहीं करते हमारे खाने को, हम शेयर नहीं करते हमारी बुक्स को, हम शेयर नहीं करते हमारे नॉलेज को। लेकिन जितना नॉलेज को आप शेयर, बाकी कोई भी चीज़ आप शेयर करेंगे तो आपके पास कम हो जाएगा, लेकिन नॉलेज जो है वो आप शेयर करोगे तो वो बढ़ता है। हिंदी में कहावत है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बांटना मीन्स शेयर करना। ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपके पास बढ़ेगा। इट नेवर गोज, इट इज नेवर curtailed, वो कभी कम नहीं होता। इस चीजों को ध्यान रखिए, दे हैव गॉट अ स्ट्रेट मीनिंग इन देम, और ये मायने रखते हैं, ये होता ही ऐसा है। एंड जैसे कि अभी आपको बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ या फिर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान जरूर रखिए कि keep on sharing these information, the new things which you come to know with someone। आप किसी से शेयर कर लीजिए, then you would see कि you would remember it for your life, है ना। आप सपोज करिए कि मूवी देख के आते हैं, मूवी की स्टोरी आपको कैसे याद रहती है? सिर्फ देख के आए तो आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। आप देख के आने के बाद अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, या फ्रेंड्स या घर वालों से या पेरेंट्स से या ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स, किसी से भी शेयर करते हैं। आप स्टोरी सुनाते हैं, एक बार और रिव्यू करते हैं। दैट प्रोसेस मेक्स यू इनेबल टू रिमेंबर दैट स्टोरी फॉर लाइफ लॉन्ग। ऐसी कुछ चीजें, कुछ इंसिडेंट्स हैं जो बचपन के इंसिडेंट्स हैं, हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमने कभी किसी से शेयर नहीं किया, या फिर हमने बार बार उसको याद करने की कोशिश नहीं की। इफ यू डू सो, यू विल डेफिनेटली रिमेंबर देम फॉर योर लाइफ लॉन्ग, है ना। तो ये एक इम्प्रिंट नाम का एक प्रोसेस है, इम्प्रिंट कहते हैं उसको, ब्रेन इम्प्रिंट बोलते हैं या फिर बोलते हैं सेरिब्रल इम्प्रिंट्स बोलते हैं। तो इम्प्रिंट्स जो है एक मेमोरी है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट मेमोरी सॉर्ट ऑफ है। और ये मेमोरी जो है, यूजुअली हमारे मेमोरी स्टोर करने के दो तरीके हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हुआ, हम अपने समझने के लिए ऐसा बना रखे हैं। But short term memory मतलब it's also a memory. Long term is also a memory. But only long term, a short term memory becomes long term when you share it with someone, right? तभी आप बोलोगे कि मैंने आज जो पढ़ा है वो मैं किसी और दोस्त को कैसे शेयर करूं। हमारे क्लास में किसी में कोई फ्रेंड है, उससे शेयर करूंगी या करूंगा, तो वो तो ऑलरेडी शी नोज या ही नोज इट, तो बोलेगा रहने दे। बट आई टेल यू, एक ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यदि आप जो भी नई चीज जानते हैं वो कोई आपको मिलता नहीं है शेयर करने के लिए, तो आपके पास एक सोर्स है, एक सिंक है जहां पे आप शेयर कर सकते हैं, जहां पे आप डंप कर सकते हैं। वो है आपकी माँ, मदर, मॉम। आपकी मॉम को, आपने कोई भी नई चीज जानी, आप अपनी मॉम से शेयर करिए, मदर से शेयर करिए। आई वुड डेफिनेटली टेल यू दैट शी वुड नेवर से अ नो टू लिसन। वो कभी आपको मना नहीं करती। आप कोई नई चीज सुनाइए, इवन दो शी मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग इट, बट शी वुड से that nodding, the positive nod, that positive nod makes you
to have a stronger memory क्योंकि आपने शेयर किए। तो मॉम इज एक बहुत बड़ी सिंक है। सिंक समझते हो, जहां हम सब डंप कर देते हैं। तो मदर इज अ सिंक, बिग सिंक, where whether she may understand the thing or not, बायोलॉजी की कुछ चीज आप बता रहे हैं, she might not be understanding, maybe वो आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो she may not be understanding the biological things which you tell her, but she would listen to it. And if she is from biology background, she would ask you questions. Oh, is it so? Why is it not like that? She would give you questions to explore. वो आपको questions देंगी, आपको queries create करती हैं। So your mother is a better, a big sink in which you can share anything and make those memories of your which are short-lived to make them long-lived, to make them imprints on your mind. Okay. Anyways, तो हम कुछ समय बाद आज सुबह से भी क्लास छुट्टी हो गई because I became late. Anyways, तो हम नेक्स्ट क्लास में हमें जो है ना, जो 320 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर तक का जो एटमॉस्फेरिक एनवेलप है हमारे अर्थ के चारों तरफ। अच्छा, किसी को मालूम है कि हमारा अर्थ कितना बड़ा है डायमीटर या रेडियस वाइज? अर्थ का रेडियस या फिर डायमीटर? Sir, 12,000. What's that? Is it radius or diameter? Diameter. Yeah, you need to say it because 6,000 something, 6,400 जो है वो radius है, right? 6,456 ऐसे कुछ तो भी digits हैं। Anyways, around 6,000 6378 radius. 6378, yes. तो वो एक radius है, मतलब कि diameter almost double हो जाएगा उसका, है ना? तो अगर 12,500 किलोमीटर का diameter है, उसके ऊपर 300 या 500 किलोमीटर का एक एनवेलप है। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आप डायग्राम बनाते हैं कभी किसी चीज के लिए, तो अर्थ का जितना बड़ा गोला बनाएंगे उसके चारों तरफ हम एटमॉस्फेयर दिखाते हैं ना, तो अपने मर्जी से ड्रॉ कर देते हैं इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है। बट इट विल नॉट बी लाइक दैट, बिकॉज प्रोपोर्शनेटली आप जितना डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे आपके डायग्राम्स उतने सुंदर दिखते हैं। आज आपने एक चीज जाना कि मॉम सबसे बड़ी सिंक है जिससे आप अपनी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी को लॉन्ग लिव्ड मेमोरी कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज बता रहा हूं, कोई भी चीज जब आप ड्रॉ करते हैं तो यू आर डिपेक्टिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर और फिगर ऑन पेपर, है ना? किसी भी चीज को आप किसी पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ डायग्राम, इफ यू मेंटेन द प्रोपोर्शंस it looks beautiful. The same is the case with human body also. It is very symmetrical, it is very proportional. Do you have any idea, एक न्यूबॉर्न बच्चा है, उसका हेड कितना बड़ा होता है as compared to body? Anybody? No one? No idea. 1/4। कभी भी आपसे नोट करना इन चीजों को, जो मैं बता रहा हूँ इन चीजों को नोट करना शुरू करना। किसी पहचान वाले के यहाँ बच्चा हो तो जरा जाके देखना, बच्चा मान लीजिए इतना लंबा होगा तो उसका 1/4 डिस्टेंस उसका सर होगा, बाकी 3/4 जो है उसकी पूरी बॉडी रहती है। यानी 1/4 सर, 1/4 मिडिल पोर्शन एंड 2/4 लेग्स रहते हैं। कभी कभी किसी बच्चे में 1/3 भी नजर आता है, but head is usually 1/4 of the body length. वैसे ही जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब हमारे हेड का कितना डिस्टेंस होना चाहिए प्रोपोर्शनली? इट्स एन आइडियल कंडीशन, बट वेरिएशंस रहते हैं हर जगह। जब हम बड़े हो जाते हैं एज एन एडल्ट, तब हमारा हेड का कितना प्रोपोर्शन रहता है बॉडी से? नो आइडिया? No sir. 1/8, 1/8, ठीक है? ये आप लोगों ने एक वो फिगर देखा होगा आप मेडिकल की बुक्स में, गोल्डन प्रोपोर्शन वाला एक आदमी ऐसा भी खड़ा है और ऐसे भी हाथ रखा हुआ खड़ा हुआ है, ऐसे ओवरलेड पिक्चर है। एक इंसान ऐसे खड़ा हुआ है, उसके हाथ इतने लंबे, पैर इतने लंबे, बॉडी इतनी लंबी। तो 1/8 यूजुअली हमारा
हेड होता है, 3/8 हमारा टॉर्सो होता है यहाँ से लेकर कमर तक, और फिर वो जो 4/4 यानी कि 4 आउट ऑफ 8 जो है वो हमारे लेग्स होते हैं। यदि कोई भी इंडिविजुअल ये प्रोपोर्शन के नजदीक है तो यू विल फाइंड दैट इंडिविजुअल एज गुड लुकिंग, चार्मिंग, गुड फिगर जो बोलते हैं ना, ऐसे इंडिविजुअल को तब बोलते हैं जब ये प्रोपोर्शन मेंटेन रहता है। वो हाइट लंबा होना या छोटे होने से मतलब नहीं है, बट इफ दीज प्रोपोर्शंस आर मेंटेन्ड, दैट पर्सन वुड लुक गुड टू दैट पर्सन्स हाइट एंड स्ट्रेचर, यस, जो है वो आपको अपील करेगा। This is the golden proportion which is usually maintained in the animals. कोई भी एनिमल को आप देखेंगे तो उसमें भी हर एनिमल के अपने प्रोपोर्शंस हैं। एक नई सिस्टम भी इसके ऊपर डेवलप हुई है अभी, जिसको हम ट्रस्ट बोलते हैं, TRUSS, ट्रस्ट सिस्टम एक ऐसा है कि हम प्रोपोर्शंस निकालते हैं। हमारे इसमें तो हेड, बॉडी, थोरैक्स ऐसा है। सपोज फिश देखेंगे आप, फिश में तो बॉडी कैसी रहेंगी, ऐसे एक ओवल शेप में, सामने माउथ है, एक अपर कलम है, पीछे टेल है, राइट। तो इन चीजों को आपको देखना रहा तो यू कैन नॉट जस्ट मेक कि सपोज करो किसी फिश में आपने बड़ा सा सर बना दिया, इट वोंट लुक गुड, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रोपोर्शंस मेंटेन करना है। तो आजकल इसके ऊपर स्टडीज हो रही है, बाय दीज प्रोपोर्शंस यू नो स्पीशीज कैन बी आइडेंटिफाइड। ये एक नया एक फील्ड है। एनीवेज वी विल नॉट गो इनटू दैट। तो ये दो चीजें आपने जानी आज। When things are proportional, they appeal to you. And mother is a big thing where you can make your short-lived memories a long-lived memories. Okay? आज हम ज़्यादा बात भी नहीं कर पाएंगे. It's already 50. Next class onwards we would उस पे जाएंगे. जो atmosphere है उसको हमने बांटा है. हमने उसको डिवाइड किया है अलग-अलग zones में. Why we have categorized them into zones? On what basis, on what criteria, जो कौन सा criteria जिसके basis पे आपने उसको divide किया, we would see that. And एक चीज और कि जब cooling process में जब other gases बनने लगी थी, जब अमोनिया भी बना था, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड भी था और ऑक्सीजन भी हुआ करता था और CH4 मीथेन नाम का गैस भी हुआ करता था. These were all, you know, they all used to get combined and form different compounds which used to exist in the atmosphere. तो ये जब लाइफ डेवलप हुई थी तब इसके बारे में भी आपने सुना होगा, कुछ रेडीज एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आपने, मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जो उसमें पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने मेडिकल की तैयारियां तो की है, तो ये सब में आपने पढ़े हैं रेडीज एक्सपेरिमेंट क्या है, वो पहले अमीनो एसिड्स कैसे फॉर्म हुए. तो ये सब चीजों से आप देखेंगे कि there were when the life began, the life started on this planet, they were dependent on some other gas which was abundantly available at that time. वो गैस जब उस समय abundantly available था वो उस पर डिपेंडेंट थे, है ना. आपने साइनोबैक्टर के बारे में नाम सुना होगा, फिर उसके पहले वाले बैक्टीरिया के नाम समझो, मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी अलग थी. यू नो वो नाइट्रोजन पे डिपेंड करते थे क्या, CO2 पे एग्जिस्ट करते थे. क्योंकि देखा जाए तो O2 की अवेलेबिलिटी बहुत बाद में आई, बिकॉज जैसे O2 बनता था O2 किसी ना किसी साथ रिएक्ट कर लेता था, राइट. जैसे ना कि कोई दूसरा केमिकल जो C2 अबंडेंटली अवेलेबल था उस समय, N जब अबंडेंटली अवेलेबल था उस समय, राइट. तो ये सब जो से कॉम्बिनेशंस में होने के कारण ये काफी सारे हमें कंबाइंड कंपाउंड्स मिले जो उस समय के लिविंग फॉर्म्स के लिए डिपेंडेंसी थी उनके ऊपर. slowly we have shifted on to oxygen dependency, and क्योंकि oxygen became abundantly available, they could have been like, you know, nitrogen बहुत ज़्यादा available है तो nitrogen dependent animals भी हो सकते थे, but nitrogen lighter molecule है तो it goes farther from the surface से काफी दूर चला जाता है. Then again it becomes difficult for the living form to depend upon the nitrogen. मतलब फिर सबको हवा में रहना पड़ेगा. So life would have been very different if things would have been different, if the things would have not been like that जैसे कि आज है, and जो है उसको हम खराब कर रहे हैं. This is a major issue. जो आज life जैसा है because of the conditions which are prevalent on this planet, उसके कारण लाइफ है. सपोज करिए वही नाइट्रोजन ही रहा होता और सबके सब नाइट्रोजन डिपेंडेंट लाइफ फॉर्म शुरू हुए होते और वो नाइट्रोजन डिपेंडेंट एनिमल्स में ही
इवोल्यूशन हुआ होता तो आज हम भी शायद नाइट्रोजन डिपेंडेंट एनिमल्स रहे होते, ह्यूमंस रहे होते। तो नाइट्रोजन डिपेंडेंट, नाइट्रोजन तो एविडेंटली सरफेस के पास नहीं है, तो दूर है सरफेस से, हम सब हवा में रहे होते शायद। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है बहुत नजदीक है सरफेस के, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि वो सिर्फ O जैसे नहीं रहता, N2 के फॉर्म में रहता है, सॉरी O2 के फॉर्म में रहता है, या फिर किसी और दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके एग्जिस्ट करता है, इट रिमेन्स नियर द सरफेस। So there are many, so वो condition ऐसी आई and we all became oxygen dependent animals and the life evolved as an oxygen dependent animals, but still हम जब सेकेंड ईयर में साइटोलॉजी पढ़ेंगे, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में, तो मैं एक दूसरी बात बताऊंगा आप लोगों को कि how come we are still, though we respire oxygen, but we still depend upon the nitrogen cycles and the ammonia cycles. वो क्या है हम देखेंगे बाद में। Anyways, that's all for today. We'll see you in the next week, next class. और मिलते रहिए क्वेरीज। आज मैंने आपको ढूंढने कुछ कहा है, ऐसे मैं क्लास में, हर क्लास में कुछ ना कुछ कहता हूँ कि आप ये ढूंढ के लाइए। मैंने क्या कहा आज, क्या ढूंढिए बोला? हमारा अंटार्कटिका में कोई स्टेशन है क्या? स्टेशन है तो स्टेशन का नाम क्या है? कितने क्रू का स्टेशन? भारतीय स्टेशन। हाँ, कितने भारतीय क्रू का रिसर्च स्टेशन है? स्टेशन। हाँ, गुड। लेकिन कितने का क्रू रहता है वहां पे, और एक क्रू जब वहां जाता है तो कितने दिन रहता है? क्या वो कंटिन्यूसली साल भर रहते हैं वहां पे, या क्या वो यूवी से एक्सपोज्ड होते हैं? क्या यूवी कंटामिनेशन ज्यादा है वहां पे या नहीं है? क्या वहां दिन रात होते हैं? जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर दिस। एक आप लोग के इंफॉर्मेशन बैग में, जैसे बोलते हैं डोरेमोन का जो वो बैग रहता है, वैसे आप इंफॉर्मेशन जमा करिए आप, और ये इन्फॉर्मेशन जो जमा करेंगे आप मेरे से अगली क्लास में शेयर करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। मुझसे शेयर नहीं करता, हर एक बच्चा तो शेयर नहीं करेगा, तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इफ नॉट फ्रेंड्स, शेयर विथ योर मॉम, you will remember for your life. Okay, that's all for today. Thank you very much. See you in the next class. Thank you, sir.